क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये साइंस विज्ञान की 7 क्लास की एनसीईआरटी है। इसका जो तीसरा चैप्टर है ऊष्मा हीट के बारे में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड हो सके। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है ऊष्मा हीट के बारे में हमें पढ़ना है। ऊष्मा क्या होती है और ऊष्मा से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमें यहाँ समझना है अच्छे से। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जो है जावट रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, जैसे कपास हो गया, ठीक है। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जानने के लिए आवश्यक ही उत्सुक होंगे कि किसी भी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं, क्योंकि वो आरामदायक होते हैं और वो जो है या तो ठंडी से और गर्मी से बचाते भी हैं। आगे लिखा है कि शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते, क्योंकि वहां पर ऊष्मा होती है सूर्य की। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है। इस यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। लिखा है गर्म अथवा मतलब ठंडा। गर्म और ठंडा से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऊष्मा से जुड़े हैं, तो इसके बारे में हमें जानना है। तो लिखा है यहाँ पे, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी हैं। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म और ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। तो आप बहुत सी चीजों को ठंडा और गर्म के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ जो है गर्म होती हैं। आप यह भी जो है अनुभव यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, ठीक है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। तो हम गर्म और ठंडा का अनुभव कैसे करते हैं? छूकर स्पर्श करके करते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 3 पात्र यहाँ पे रखा हुआ है। 3 पात्र में जो है ए है, बी है और सी है, और तीनों पात्र में पानी के ताप का अनुभव करना है। तो लिखा है यहाँ पे 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर ए, बी और सी नामांकित कीजिए। पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिला करके सी में रखिए। मतलब यह हुआ कि जो आपका ए है उसमें ठंडा है, दूसरे में गर्म है, और दोनों में इसमें जो सी वाला है इसमें दोनों मिश्रण है, ठीक है। लिखा है हाथ को पात्र ए में और दाहिने जो है को हाथ बी पात्र में बी में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डुबोए रखिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइएगा। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे ठंडा जगह गर्म था, अचानक दोनों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि पानी जो इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। मतलब एक सावधानी के रूप में वहां पर आपको बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा है आपको जो है परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। तो ये चूंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए बनाई गई है, इसीलिए बच्चों को सावधानी से चीजों को बताने के लिए एनसीईआरटी में ये कुछ सावधानियां भी बरती गई हैं, ठीक है। बूझो की उलझन। यहाँ बूझो एक कैरेक्टर है इस एनसीईआरटी में। तो बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है तापमान को ठंडा या गर्म मापने के लिए। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम
या कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की ऊष्मा गर्मी को विश्वसनीय माप उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो हम थर्मामीटर से क्या करते हैं, हम किसी चीज का तापमान को पता कर लेते हैं, जबकि हम छूने से हो सकता है कि उतना भी अनुभव हमें ना हो, लेकिन चूंकि अगर हम मशीनों द्वारा करेंगे तो हमें उसका आभास अच्छे से हो जाएगा। ताप मापन क्या होता है? क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो आपने क्या किया था? तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और जो है डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में यहाँ दिखाया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। तो आप ये देख सकते हैं, ये थर्मामीटर है, इसमें पारे का उपयोग होता है, ठीक है। और डॉक्टरी थर्मामीटर, इससे बुखार का पता लगाया जाता है। और याद रखना, जो हमारे शरीर का तापमान, औसत तापमान होना चाहिए, जो नॉर्मल होना चाहिए, वो 37 होना चाहिए, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ज़्यादा हो जाने पर इससे पता चल जाता है कि बुखार है या नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, ठीक है, और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यदि पारे कि यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए, तब तक कि जब तक आपको उसमें धारी दिखाई न दे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह तापक्रम सेल्सियस स्केल है, इसे हम सी द्वारा दर्शाते हैं। तो आप इस देखो, यहाँ थर्मामीटर को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे सी लिखा है तो ये सेल्सियस है, और ये आपका एफ लिखा है तो फ़ारेनहाइट है। तो दोनों पे बुखार को मापा जाता है, याद रखना, दोनों के माध्यम से ये होता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम जो है 35 से लेके 42 सेंटीग्रेड तक के ताप की माप कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो थर्मामीटर होता है वो तापमान को कहाँ से मिनिमम से और मैक्सिमम कितना माप कर सकता है, तो 35 से 42 के बीच में ही ये माप करता है। आप यहाँ दोबारा इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये बना हुआ है, आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है 35 और यहाँ लिखा है 42, ठीक है। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताया गया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देते हैं कि थर्मामीटर का मिनिमम और मैक्सिमम ताप कितना होता है, कितने तक मापा जा सकता है। आगे लिखा है यहाँ पे, थर्मामीटर से जो है ताप मापना। आइए या सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो जो है क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं को नोट कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान जो है 1/5 सेंटीग्रेड अथवा अर्थात 0.2 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। आगे लिखा है, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी जो है प्रतिरोधी या जो है रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से क्या होगा, पारा हिलने लगेगा। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 सेंटीग्रेड से नीचे आ गया है, ठीक है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे जो है रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका जो है पाठ्यक्रम नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मापक सी के साथ व्यक्त कर किया जाता है। तो इसको, ये जो पढ़ा है आपने, ये जो मैंने बताया, इसमें कैसे मापा जाता है वो आप ये सबको पता भी होगा, सबके साथ ऐसा डॉक्टर द्वारा किया भी गया होगा। आगे लिखा है, आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया, तो आपको जितना होगा, तो लगभग 37 सेंटीग्रेड ताप जो है हमेशा शरीर में रहता है। अगर कम नहीं होता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो बुखार हो जाता है। तो लिखा है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 सेंटीग्रेड होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके जो है मात्रा के साथ व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है, आइए पहेली को, जो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, पहेली ने, करेक्टर है इसमें, ने अपने शरीर का ताप
मापा वह चिंतित हो गई कि क्योंकि यह ठीक 37 सेंटीग्रेड नहीं था। पहेली को विश्वास दिलाइए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों जो है कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए और अपने जो है एक जो है परीक्षण कीजिए कि किसका तापमान कितना है, उसी को बारे में यहाँ बताया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या होनी चाहिए? तो थर्मामीटर जो है को उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के पश्चात धोना चाहिए और धोने के लिए किसी जो है एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग ही अच्छा होता है। देखो डॉक्टर हमेशा इसके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब मापने से पहले यह भी नोट करिए कि सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 सेंटीग्रेड के नीचे होना चाहिए। दूसरा, थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, तो बल्ब से पकड़ने पर हो सकता है बल्ब टूट जाए, खराब हो जाए। ठीक है, तो इतना चीजें याद रखना है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 सेंटीग्रेड हो, या कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वच्छ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है जो है डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। याद रखना, और किसी का तापमान आप इसे नहीं माप सकते हैं, यह केवल मानव के शरीर के लिए ही बनाया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 सेंटीग्रेड से कम और 42 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परीक्षण 35 से 42 तक के सेंटीग्रेड के बीच में ही होता है। तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना हो सकता है, तो मिनिमम 35 और मैक्सिमम 42 होता है। तो ये आपको नोट करके रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे लिखा है प्रयोगशाला तापमापी। अब हम प्रयोगशाला तापमापी की बात करें तो लिखा है हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं। हम तो मानव शरीर का तापमान मापने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखिए तथा इससे जो है मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः कितना होता है, -10 सेंटीग्रेड से लेकर के 110 सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम इतना होता है। जैसे अपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए जो है ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ लिखा है विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम जो है तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो देखा होगा अक्सर जब मौसम की जानकारी दी जाती है तो मैक्सिमम अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है दोनों बताया जाता है, और दोनों का अंतर निकाल करके तापांतर बताया जाता है कि कितना तापांतर होता है। आगे यहाँ लिखा है आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ये आपका प्रयोगशाला तापमापी है जो आप यहाँ पे इस मैप पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है अन्य जैसे पानी का तापमान या किसी अन्य का तापमान इसको जो है हम पता लगाते हैं। तो लिखा है किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो पानी में डूबा रहे। तो आप देख सकते हैं ये पानी में उसका जो बल्ब लगा हुआ है ये पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्य नोट कीजिए और यह इस समय जल का ताप होगा। तो जितना होगा वो जल का क्या होगा, तापमान होगा। तो जल के तापमान के लिए इस तरह के थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के लिए अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्या,
तो तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका आप माप करना चाहते हैं, ये बात आपको याद रखना है, और उसकी दीवारों में वो ना छूने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्रियाकलाप 3.5 में, देखते हैं क्या है इसमें। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा जो है गर्म जल लीजिए और तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप ताप को नोट कर लीजिए। आप तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। तो इसका मतलब है कि अचानक तापमान फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होने लगता है। इसका अर्थ है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा हो, इसका ताप मापा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसमें रखा रहेगा तभी हम ताप माप सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको जो पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता था। मुंह से बाहर निकालने के बावजूद भी थर्मामीटर पे तापमान वो बना रहता था, लेकिन ये प्रयोगशाला में ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि वो उसमें जो है पारे का जो उपयोग होता है वो उसके लिए ही बनाया गया होता है। उसी तरह से किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं? ठीक है, तो विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने पास नीचे गिरते से रोक देता है। तो इसीलिए जो है ऐसी उसमें व्यवस्था की जाती है। आप एक मैप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है पारे को अंदर जाने नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक जो है विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान जो है अत्यंत कठिन हो जाएगा। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का प्रयोग नहीं होता है। तो आजकल इस तरह का डिजिटल आ गया है, इसमें पारे का उपयोग नहीं होता है क्योंकि पारा जो है एक विषाक्त है और इससे जो है मीना माता नामक रोग हो जाता है। इसीलिए जो है डॉक्टर इसको पारे से उपयोग के लिए बचने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा है ऊष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है? संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है और इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है और जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह जो है ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से जो है प्रवेश की ओर हस्तांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, हमेशा जो है जो ऊष्मा होती है वो गर्म से हमेशा ठंडे की ओर ही प्रवाहित होगी, तब तक प्रवाहित होगी जब तक उसको गर्म ना कर दे। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा के ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि ठंडे से गर्म की ओर जाए, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर ही ऊष्मा जो है प्रवाहित होती है। तो ये पैराग्राफ में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये मिल गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि ऊष्मा किस प्रकार हस्तांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। तो लिखा है एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा पट्टी जो है पतली पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े जो है लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबा कर रखिए और छड़ के दूसरे सिरे को जो है ध्यानपूर्वक उसको पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ अगर मोम हम लगा देंगे यहाँ पर और जब हम इस छड़ को गरमाना शुरू करेंगे यहाँ से, तो ऊष्मा धीरे धीरे यहाँ गर्म होकर के इधर जाने लगेगी और पूरी छड़ को जो है यहाँ से गर्म करके पूरा यहाँ तक पहुंचा देगी और धीरे धीरे मोम जो है ये पिघल के नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जब यहाँ मोमबत्ती जहाँ जल रही है यहाँ पे गर्म ऊष्मा है और यहाँ पे ठंडी ऊष्मा है, तो हमेशा गर्म से ठंडी की ओर ऊष्मा का क्या होता है, परिवहन होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या लिखा है जो है मोम के टुकड़ों का क्या होता है?
क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे वो गर्म इधर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले होगा? तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि ऊष्मा धीरे धीरे इस तरफ की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आगे लिखा है जो है गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है? तो आप इसको अच्छे से अब समझ गए होंगे। आगे लिखा है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होती है चालन कहा जाता है। याद रखना, जो ये छड़ आपने देखा अभी, जब हम गर्म से ठंडे की ओर गर्म करते हैं, मतलब वो गर्म होती है, हस्तांतरित होती है ऊर्जा, तो उसे हम चालन विधि कहते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। तो लिखा है ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही हस्तांतरित होती है। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो चालन विधि द्वारा ही गर्म होती हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जितनी भी ठोस चीजें हैं वो चालन विधि द्वारा ही वो क्या होती हैं? गर्म होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो नहीं उठा सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आगे लिखा है क्रियाकलाप जो है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3.7 में लिखा है किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को जो है छुइए। क्या आपने इसमें देखेंगे कि क्या वो गर्म होते हैं या नहीं? तो याद रखना, जो इस्पात होगा वो तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चम्मच भी हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा, पेंसिल भी नहीं होगी। ठीक है, तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो ऊष्मा का चालक वो होता है जो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, जैसे चम्मच हो गया। इनके उदाहरण हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा। याद रखना, ये बहुत अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा के चालक कौन कौन से होते हैं? याद रखना, ऊष्मा के चालक में एल्यूमिनियम होता है, आयरन या लोहा होता है और कॉपर तांबा होता है। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, जैसे आपका लकड़ी हो गया। ठीक है, अब आप इसको चीजों को अच्छे से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। लिखा है जैसे प्लास्टिक और लकड़ी, तो कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहा जाता है। तो जो कुचालक होते हैं जैसे आपका प्लास्टिक और लकड़ी हो गया, तो इसे हम ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। ये ऊष्मा को रोक लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जल तथा वायु ऊष्मा के जो है कुचालक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल और वायु दोनों ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना। ठीक है, तब इन पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण कैसे होता है? अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जल और वायु कैसे गर्म होता है, क्योंकि चालन विधि द्वारा तो नहीं होता है, इसलिए जल और वायु जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखा है गोल पेंदे का एक जो है फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए, उसको किसी पिलाई पर रखिए तथा जो है फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिसमें कि आप उसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर उसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्टक की सहायता से जो है फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम जो है पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जला करके उसको रख दीजिए और उसको क्या करिए? गर्म कीजिए। ठीक है, तो लिखा है अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में नोट कीजिए तथा कुछ देखिए कि इसमें क्या होता है। जब हम जो है जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, नीचे जो रहता है, और गर्म जल ऊपर उठता है, और इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल जो है क्या हो जाता है? उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बनाया गया है, यहाँ पे जहाँ मोमबत्ती जल रही है तो पहले ये वाला जल गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो ये ऊपर भागेगा, और जब ये ऊपर भागेगा तो इसका जो स्थान खाली हो जाएगा तो ठंडा जल यहाँ आएगा, और ठंडा जल जब यहाँ आएगा तो ये भी गर्म होकर ऊपर जाएगा। तो पानी इसी तरह से खोलता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो लिखा हुआ है लेने के लिए आ जाता है।
फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा हस्तांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो याद रखना, जो जल होता है वो किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही जल गर्म किया जाता है। आगे लिखा है वायु में ऊष्मा का हस्तांतरण किस प्रकार होता है। हमने जल का तो बता दिया, अब आते हैं वायु के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊष्मा में जल का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, तो धुआं जो है किस दिशा में जाता है, तो धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो लिखा है ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है जाती है, इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि वायु और जल दोनों संवहन विधि द्वारा क्या होते हैं, गर्म होते हैं। यह बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्रियाकलाप 3.9, एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी जो है का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करेगा? तो ये वाला हाथ है अधिक गर्म अनुभव करेगा और ये कम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ ऊष्मा ज्यादा है और यहाँ ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ जो है सावधान बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए तो सावधान रखने के लिए अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वो जले नहीं। ध्यान दीजिए ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ जो है वो गर्मी अनुभव करता है। तो याद रखना जो ये वाला है, ये वाला हाथ तो गर्मी का अनुभव करेगा ही, लेकिन यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, ये बात याद रखना। आगे लिखा है तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती है, इसलिए वह वायु लौ के रूप के ऊपर ही वायु जैसी गर्म नहीं करती है। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे भारत का तटीय क्षेत्र है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, अब इनके बारे में बात बताई जा रही है, ठीक है। दिन के समय स्थल, धरती या थल जो है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, ठीक है। और स्थल के जो ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु जो होती है वो स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र जो है की ओर बह जाती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो आप पहले इसको देख सकते हैं। ये देखिए समुद्री समीर है ये, ठीक है। तो समुद्री समीर याद रखना, दिन के समय जो है स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जब दिन के समय स्थल जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा और सागर में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ जाती है, हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है, ठीक है। और ठीक इसका रात में होगा स्थल पे, तो स्थल जो है जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म हो जाता है। तो जल्दी ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है और सागर जो पानी होता है पूरा दिन गर्म हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो याद रखना जो थल समीर है वो रात में चलती है और जो स्थल समीर है वो दिन में चलती है, ठीक है। इसीलिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां के मौसम बहुत ही सुहाने होते हैं। तो लिखा है समुद्र की ओर से आने वाली वायु उसको समुद्री समीर कहते हैं क्योंकि वो समुद्र की ओर से आ रही है। और समुद्र समीर की ठंडी जो वायु है का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है जिससे वहां पे ठंडी हवाएं आए घरों में। और रात में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु जो है समुद्र की ओर बहने लगती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं दोनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपका लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ ठंडा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। तो हवाएं ऐसे ही तटीय क्षेत्रों में चलती हैं, समुद्री और स्थलीय समीर, इसीलिए वहाँ का मौसम काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है यह स्थल समीर कहलाता है। इस पर घटना को आगे यहाँ पे बताया गया है। लिखा है आगे, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम जो गर्माहट अनुभव करते हैं, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? तो ऊष्मा सूर्य से हमें तक कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा जो है हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा हस्तांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो चालन के लिए और संवहन के लिए एक माध्यम होना चाहिए और सूर्य जो है
जब ऊष्मा यहाँ तक आती है तो इसके लिए माध्यम होता नहीं है। तो चूंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतर स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। तो ऊष्मा, जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है जो ऊष्मा के रूप में, वो विकिरण के माध्यम से होता है। अब आपको इसको भी नोट करके रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। ठीक है। जब हम किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है। तो जब हम कभी आग के सामने बैठते हैं तो ऊष्मा हमको विकिरण द्वारा ही मिलती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में वो हस्तांतरित कर देता है, मतलब जो भाप के द्वारा उड़ जाता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है और इससे ऊष्मा ग्रहण भी करता है। तो हमारा शरीर भी जो है विकिरण द्वारा ही ऊष्मा प्राप्त करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ही ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब यह ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो जो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और तथा कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग पारगत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? इसीलिए क्योंकि वो आपको गर्मी लगती है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो लिखा है, आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है। क्यों हल्के रंग क्यों पहनते हैं? जिससे हमें गर्मी ना लगे, और ठंडियों में हम गहरे पहनते हैं जिससे हमें जो है ठंडी ना लगे। ऐसा क्यों? तो आइए इसका पता लगाते हैं। जो हमने बताया वहीं पे यहाँ पर इसको बारे में बताया गया है। तो लिखा है, जो है एक आपको जो है क्रियाकलाप करना है इसमें, जिससे आपको ये चीजें पता चल जाती है। लिखा है, टीन के एक जैसे ही दो डिब्बे लीजिए, उनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला और दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफेद श्वेत में रंग दीजिए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा इन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में तापमान जो है क्या होगा, अधिक होता है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अनुभव कर सकते हैं। तो याद रखना, किसका ज्यादा तापमान होगा? तो काले वाले का ज्यादा होगा और सफेद वाले कम, क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, मतलब प्रकाश यहाँ तक जाकर के नहीं पहुंचता है। तो याद रखना, इसीलिए देखा होगा जो गर्मी होती है और जो उष्णकटिबंध के देश के लोग होते हैं वो हमेशा देखा कपड़ा सफेद पहनते हैं, जैसे दक्षिण भारत में हमारे यहाँ। आगे लिखा है, क्रियाकलाप 3 जो है 10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 सेंटीग्रेड का एक गर्म जल मतलब भरिए। दोनों डिब्बों में किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का तापमान समान दर से कम होता है? नहीं, तो यार समान दर से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों में तापमान में अंतर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? तो मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। गहरे रंग के जो प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। तो याद रखना, जब हम गहरे रंग के कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं, इसीलिए हमें क्या होता है, आरामदायक महसूस होता है। हल्के रंग के कपड़े जो है ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें जो है हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। ठीक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और ऊन जो है ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु जो है वो फंसी रहती है, ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा जो है को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें जो है ऊष्मा का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट दी जाए, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे? याद रखिए कि दोनों कंबलों के बीच में वायु एक परत विद्यमान रहती है, तो इसलिए हमें ज्यादा और गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि हम अपने घरों में जो है ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन का या विद्युत का उपयोग करते हैं।
क्या ऐसे भवन हम बनाना संभव है जिस पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? तो भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए जिसमें बीच में वायु की एक परत जो है बंद हो जाए, तो ऐसा संभव है कि आप हो सकता है कि ऐसा करने की एक विधि है, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल के उपलब्ध होते हैं। ध्यान रखना, अगर हम घर बनाते हैं और दो दीवारों के बीच में थोड़ा गैप रखते हैं ना, तो उससे जो है घर गर्म होते हैं। यहाँ हम कुछ निष्कर्ष को देख लेते हैं। लिखा है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब छू के विश्वास नहीं करना चाहिए। आप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि माप सकते हैं। तापमापी वह युक्ति है जिससे हम ताप माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 से लेकर के 42 सेंटीग्रेड होता है और अन्य प्रयोजनों के लिए हम इसका ताप जो है किसका यूज करते हैं, तो हम प्रयोगशाला मापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसका जो परिसर कितना होता है, तो -10 सेंटीग्रेड से लेकर के 110 सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद है, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर हस्तांतरित होती है। यह जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा हस्तांतरित हो सकती है, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। ये हम पढ़ चुके हैं। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा हस्तांतरित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा होती है और विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरण को अच्छी तरह से अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम सर्दियों में हल्के रंग की वस्त्रों को अधिक आराम से अनुभव करते हैं और सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन जो होता है वो ऊष्मारोधी होता है और इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थल समीर के बहने का समय क्या होता है, तो रात में। और जो है समुद्र समीर के बहने का समय क्या होता है, दिन में। गहरे रंग के कपड़े पहनने पसंद कब करते हैं हम लोग, सर्दियों में, और हल्के रंग गर्मियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप क्या होगा, तो ये 30 से 50 के बीच में बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 सेंटीग्रेड ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबोया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगा, तो ना तो ऊष्मा का हस्तांतरण होगा ना कुछ होगा। क्यों? कि दोनों का तापमान क्या है, बराबर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, तो दूसरा सिरा याद रखना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो है आइसक्रीम ठंडी है तो उससे ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील में कढ़ाई में प्रायः कॉपर जो है तांबे की तली होती है, इसका जो है कारण क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।